Good evening, students. So, this is our lecture number 72 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagari Suraksha Samhita 2023. So, this is going to be our last lecture on charge. ठीक है, इस लेक्चर के साथ हम लोग चैप्टर 18 को कंक्लूड करेंगे. देन सब्सिक्वेंटली विल मूव फॉरवर्ड टू कॉग्निजेंस. ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सेक्शन 247 समझाऊंगा, उसमें क्या बात बोली गई है. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं थोड़ी बहुत आपको चार्ज फ्रेमिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा. तो उससे पहले हम लोग सेक्शन 247 की तरफ आगे बढ़े, एक बार समझ लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है. तो हमने ये देखा कि चैप्टर 18 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले आपका फॉर्म ऑफ चार्जेस आता है, जहां पर हमने सेक्शन 234 से लेके सेक्शन 241 तक किया था, 240 तक किया था. फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने स्टार्ट किया सेक्शन 241 से. दिस इज जॉइंटर ऑफ चार्जेस. ठीक है, और हमने सेक्शन 246 तक किया. तो आज हम लोग सेक्शन 247 करेंगे और अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे चैप्टर 18 की. तो हमने फॉर्म ऑफ चार्जेस में क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहले हमने कंटेंट्स ऑफ चार्ज पढ़े थे, जिसमें हमने जाना कि आप जिस लॉ के अंदर एक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस लगा रहे हो, आपको वो लॉ मेंशन करना पड़ेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट जो उसका पनिशेबल सेक्शन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. फिर हम लोग सेक्शन 235 में गए, जो कि बताता है कि आपको विक्टिम अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी दैट इज चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस. तो आपको प्रॉपर्टी का एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आपको विक्टिम का नाम देना पड़ेगा, आपको टाइम और प्लेस भी बताना पड़ेगा कि ऑफेंस कहां पे कमिट हुआ है. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 236 किया था, जो कि बोलता है कि अगर 234 और 235 में एंटर करने के बाद भी आप एक्यूज्ड को सफिशिएंट नॉलेज नहीं दे पाते हो अबाउट द फैक्ट कि उसने क्या क्राइम कमिट किया है, तो आप मैनर भी डिस्क्राइब करोगे कि उसने किस मैनर में उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कमिट किया है. मैनर हम मोस्टली उन ऑफेंसेस, जैसे कि चीटिंग का ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो इन केसेस में आपको मैनर को डिस्क्राइब करना ही पड़ता है. बिकॉज हम लोग ये सारी चीजें क्यों बताते हैं एक्यूज को, ताकि एक्यूज को सफिशिएंट नॉलेज हो सके कि उसके अगेंस्ट में क्या चार्जेस लग रहे हैं, उसने क्या ऑफेंसेस कमिट किए हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस तैयार कर सके. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 234 सबसेक्शन 7 भी किया था, विच रिलेट्स टू इनहैंस पनिशमेंट. इसके लिए हमने सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस को रेफर किया था. एंड अलॉन्ग विद दैट हमने सेक्शन 12 एंड 49 एक्सप्लेनेशन 2 बीएसए को रेफर किया था. फिर हमने सेक्शन 259 एंड 271 इसको भी रेफर किया था. यहां पर क्या बोलता है, यहां पे बोलता है कि आपको अगर प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस देने हैं तो वो आप जजमेंट के बाद दे सकते हो. जजमेंट आने के बाद, अगर आपने उससे पहले दिया है तो वो प्रीवियस कन्विक्शन का जो एविडेंस है उसकी वजह से जो एक्यूज्ड की इनहैंस पनिशमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं रहेगी. उसके बाद आप उसको इनहैंस पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, बिकॉज जो जज है वो प्रेजुडिस हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में हम जजमेंट आने के बाद ही आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रीवियस कन्विक्शन के एविडेंसेस दे सकते हो. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 237 किया था, विच रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन, कि आप जिस लॉ और सेक्शन को रेफर कर रहे हो आप सिर्फ उसी सेक्शन के वर्ड्स को आप इंटरप्रेट, उसी सेक्शन के जो वर्ड्स हैं उसी के इंटरप्रिटेशन को आप अडॉप्ट करोगे. ठीक है, आप किसी और लॉ को रेफर नहीं करोगे. फिर हमने सेक्शन 238 पढ़ा था, जहां पर क्या बताया था कि अगर आपने कंटेंट ऑफ चार्जेस में किसी प्रकार का ओमिशन कर दिया है या फिर आपने किसी प्रकार का एरर कर दिया है, और वो एरर जो है, ठीक है, ये मटीरियल है. अगर मटीरियल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये मटीरियल है और इसकी वजह से जो एक्यूज्ड है वो प्रेजुडिस हुआ एंड देयर इज अ फेलियर ऑफ जस्टिस, तो उस सिचुएशन में जो ट्रायल है इट विल बी विशिएटेड. ठीक है, फिर हमने सेक्शन 239 किया था. 239 को हम लोग 240 के साथ ही पढ़ते हैं. तो 239 रिलेट्स टू ऑल्टरेशन एंड एडिशन ऑफ चार्जेस. कोर्ट जजमेंट देने से पहले कभी भी चार्जेस को ऑल्टर कर सकती है या फिर
उसमें एडिशन कर सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर ऑल्टरेशन या फिर एडिशन से ट्रायल पर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है विच इज़ मटीरियल, तो उस केस में जो ट्रायल है उसको या तो एडजर्न कर दिया जाएगा या फिर इट विल बी विशिएटेड, मतलब कि रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं आता है तो जिस पॉइंट पर एडिशन या फिर अल्टरेशन हुए उसी पॉइंट से ट्रायल को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर हमने सेक्शन 240 में ये पढ़ा था कि अगर आप 239 में एंटर कर रहे हो तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं दोनों को, दैट इज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, दोनों को अलाउ कर रहे हैं कि आप चाहें तो जिन विटनेसेस को पहले ही एग्जामिन कर लिया गया है उनको री एग्जामिन कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट आप चाहें तो नए विटनेसेस को भी कॉल अपॉन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। विदाउट कोर्ट परमिशन आप किसी भी विटनेस को री एग्जामिन नहीं कर सकते और ना ही नए विटनेसेस को कॉल अपॉन कर सकते हो। फिर हम लोग जॉइंडर ऑफ चार्जेस में एंटर किए। हमने यहाँ पर ये देखा कि सेक्शन 241 जनरल रूल देता है कि फॉर एवरी सेपरेट चार्ज या फिर फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर विल बी अ सेपरेट ट्रायल, बट जो उसका प्रोवाइजो है इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या देता है कि अगर एक्यूज ने इसके रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन सबमिट की है कि जो उसके अगेंस्ट में डिफरेंट चार्जेस लगे हैं उनका सिमिलर ट्रायल हो, सेम ट्रायल हो, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है कि इस वजह से एक्यूज किसी भी प्रकार से प्रेजुडिस नहीं होगा तो वो सेम ट्रायल कर सकते हैं फॉर सेपरेट चार्जेस। इज दैट क्लियर? फिर हमने उसी के बाद में जो सेक्शंस है ना वो उसी से रिलेटेड है। सेक्शन 241 का जो प्रोवाइजो है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, 242 में आपको याद होगा 12 महीना और 5 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड, कि 12 महीने में अगर आपने 5 मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस कमिट किए हैं जिनका नेचर सेम है तो वहां पर उनका सेम ट्रायल हो सकता है। फिर हमने सेक्शन 243 में देखा था कि अगर सिंगल ट्रांजैक्शन में आपने बहुत सारे ऑफेंस कमिट किए हैं तो उन सारे ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो साथ में किया जा सकता है। फिर हमने 244 किया था। 244 में क्या था? हाँ, डाउटफुल चार्ज, कि अगर मान लो आपको डाउट है कि एक्यूज पे कौन सा चार्ज लगाना है तो आप सारे के सारे चार्जेस लगा दो, जिसमें जब जो भी चार्जेस पे आपको डाउट हो सारे के सारे चार्जेस लगा दो। ठीक है, मतलब वेदर इट्स कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो भी है सारे चार्जेस लगा दो। ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इवेंचुअली जो उसने ऑफेंस कमिट किया होगा वो तो प्रूव हो जाएगा और जो बाकी चार्जेस होंगे उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद सेक्शन 245 में इसको हमने काफ़ी डेलिबरेटली डिस्कस किया था तो आप उसको रेफर करना, मैं इसको दोबारा बता नहीं रहा। फिर सेक्शन 246 जो है, हाँ, अब 245 के बाद हम लोग सेक्शन 337 में एंटर किए थे विच रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल जैपर्डी। ठीक है, डबल जैपर्डी। सेक्शन 337 को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी जब हम लोग 247 में एंटर करेंगे ना तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अच्छा, 246 में हमने क्या पढ़ा था? हमने अब तक 246 से पहले ये देखा था कि जब डिस्टिंक्ट चार्जेस, जो किसी डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस जो किसी एक सिंगल पर्सन ने कमिट किया है उनका हम सेम ट्रायल कर सकते हैं। 247 उन सिचुएशंस को हाईलाइट करता है जहां पर अगर ऑफेंडर्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है, तो तब भी उनका सेम ट्रायल किया जा सकता है इन सम सिचुएशंस। आप समझने के लिए मेरे लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 247। ठीक है, उसके बाद थोड़ी चार्ज फ्रेमिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। 247, व्हेन अ चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन वेट, पहले इसका हेड नोट पढ़ लेते हैं। विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। ठीक है, ये मतलब बेसिकली जो लेस सिवियर नेचर के जो चार्जेस होते हैं उनके विड्रॉल की बात कर रहा है। मतलब सपोज ऐसा हुआ कि जो मैजिस्ट्रेट थे वो डाउटफुल थे कि एक्यूज के ऊपर कौन सा चार्ज लगाना, उन्होंने सारे के सारे चार्जेस लगा दिए। अब ट्रायल के दौरान सिचुएशन ऐसा बना कि पिक्चर काफी क्लियर हो रही है। क्लियर ये हो रही है कि पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्यूज ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो जो बाकी जो लेस सिवियर जो आपके चार्जेस थे उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब उसके रिगार्डिंग अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो यहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो होगा। 247, व्हेन ए चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन, ठीक है, यानी एक से अधिक चार्ज लगे हैं, इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन। याद रखिएगा 246 की एप्लीकेशन इसमें नहीं है। एंड व्हेन ए कन्विक्शन हैज बीन हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, द कंप्लेनेंट और the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court,
withdraw the remaining charge or charges, or the court of its own accord may stay the inquiry into a trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into और ट्रायल ऑफ द चार्ज और चार्जेस सो विड्रॉन। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली 247 में क्या कहानी कह रहा है। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि एक्यूज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए थे, ठीक है। अब बहुत सारे चार्जेस लगाने के बाद जो डाउटफुल चार्जेस थे कई सारे, उनको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंप्लेनेंट और ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। ऑफिसर मतलब आपका यहाँ पे एपीओ वगैरह हो गया, और कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट फाइल की थी, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट का कंसेंट भी चाहिए होगा उन चार्जेस को ड्रॉप करने के लिए। तो अगर चार्जेस को ड्रॉप कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में जो भी डाउटफुल चार्जेस थे जिनको ड्रॉप कर दिया गया, वहां पर इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि उन चार्जेस के लिए, उन पर्टिकुलर चार्जेस के लिए जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया है, ठीक है। इट विल बी टेकन एज कि दैट द एक्यूज्ड हैज बीन एक्विटेड फॉर दोज चार्जेस विच हैव बीन ड्रॉप्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कंप्लेनेंट एंड द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मान लो ट्रायल में जिस चार्ज के लिए, मतलब जिस पर्टिकुलर चार्ज को जिसको अपहेल्ड करके आगे ले जाया जा रहा था, उसके लिए एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली एक्यूज ने एक अपील डाला और अपील में जो उसकी कन्विक्शन थी उसको ओवरटर्न कर दिया गया एंड ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी, ठीक है, बाय द हायर कोर्ट। अगर जो हायर कोर्ट है वो ये पाता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जिन चार्जेस के लिए आपको ड्रॉप कर दिया ना, जो चार्जेस आपसे ड्रॉप कर दिए गए थे, जहां पर यह माना जा रहा था कि वहां पर एक्विटल हुआ है, उन चार्जेस के लिए आपका अगेन ट्रायल किया जा सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 247 इज सेइंग, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि जब हमने सेक्शन 337 पढ़ा था तो वहां तो स्पेसिफिकली डबल जेपटी का प्रिंसिपल समझाया गया था और कहा गया था कि जहां पर डाउटफुल चार्ज भी है, ठीक है, और किसी एक के लिए एक्यूज जो है वो गिल्टी पाया गया, तो दूसरा जो दूसरा ऑफेंस है उसके लिए उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो मेरी डिस्कशन 337 की, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। वहां पर सब्सिक्वेंटली जो उसकी कन्विक्शन थी उसको ओवरटर्न नहीं किया गया, वहां पर जो उसकी कन्विक्शन है वो बनी हुई है। अब उसने जो उसकी कन्विक्शन बनी हुई थी उस बेसिस पर उसने अगर पनिशमेंट भी फेस कर लिया, ठीक है, मतलब जो भी उसको पनिशमेंट अवॉर्ड की गई थी कोर्ट के द्वारा 3 साल 5 साल 10 साल की इंप्रिजनमेंट, वो उसने मतलब फेस कर ली, तो उसके बाद जो डाउटफुल चार्जेस थे उसके लिए आप उसका प्रोसिक्यूशन नहीं करोगे। ये उस सिचुएशन की बात करता है जहां पर कन्विक्शन पाया गया बाय द ट्रायल कोर्ट और सब्सिक्वेंटली हायर कोर्ट ने उस कन्विक्शन को ओवरटर्न कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है बेसिकली कि एक्विटल तो किया गया है, जिन चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया है उसमें हम प्रिजम्पशन ये लेके चल रहे हैं कि वहां पर एक्विटल हुआ है, ठीक है, वहां पर एक्विटल हुआ है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये एक्विटल जो है ये ट्रायल से नहीं हुआ है, यहां पे बस चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया। यहां पे ट्रायल में प्रूव नहीं हुआ है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। मैंने चार्ज कंटेनिंग मोर हेड्स देन वन, यानी कि एक से अधिक चार्ज, ठीक है, मतलब इट कैन बी डाउटफुल, इट कैन नॉट बी डाउटफुल वगैरह, इज फ्रेम्ड अगेंस्ट द सेम पर्सन एंड व्हेन ए कन्विक्शन हैज बीन हैड ऑन वन और मोर ऑफ देम, ठीक है, किसी एक पे या फिर एक से अधिक चार्ज पे भी अगर कन्विक्शन हो गया हो, ठीक है, तो बाकी जो चार्जेस थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। द कंप्लेनेंट और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विदड्रॉ द रिमेनिंग चार्ज और चार्जेस, ठीक है। तो यहां पर अगर मतलब उनको लगता है कि जो बाकी चार्जेस लगाए गए हैं दे आर फ्रिवलेस इन कैरेक्टर और वहां पर इन चार्जेस को ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर वापस लेना चाहिए, तो कोर्ट जो है वो ये चीज कर सकता है बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन सबमिट बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन और द कंप्लेनेंट और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। अब देखिए यहां पे कोर्ट को भी डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, कोर्ट खुद भी चार्जेस को ड्रॉप कर सकता है। मे स्टे द एक सेकंड और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड मे स्टे द इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल ऑफ सच चार्ज और चार्जेस एंड सच विड्रॉल शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑन सच चार्ज और चार्जेस, ठीक है। कोर्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे भी कुछ चार्जेस को ड्रॉप कर सकता है अगर उसको लगता है कि यहां पर ये चार्ज जो है ये फ्रिवलेस है, अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड। देखिए ध्यान रखिएगा,
ये सेक्शन सिर्फ तब इन्वोक किया जाएगा जब तक कि कन्विक्शन जो है उसको ओवरटर्न ना किया गया हो या फिर सेटिसाइड ना किया गया हो बाय अ हायर कोर्ट, इन विच केस द सेड कोर्ट subject to the order of the court setting aside the conviction may proceed with the inquiry into a trial of the charge or charges so withdrawn। मतलब बेसिकली मैं अगर आपको क्रक्स दे दूं सेक्शन 247 का तो यही है कि अगर चार्जेस को विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली जिस चार्ज के लिए एक्यूज्ड का कन्विक्शन हुआ था वो कन्विक्शन ओवरटर्न कर दिया जाता है बाय द हायर कोर्ट, तो उस केस में जिन चार्जेस को विड्रॉ किया गया था, जिसके लिए हम ये प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एक्यूज्ड को उन चार्जेस के लिए एक्विट किया गया है, उनका दोबारा ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 247 और 337 के बीच में हार्मनी है, बिकॉज 337 में हमने देखा था कि वहां पर कन्विक्शन को ओवरटर्न नहीं किया जा रहा है, 247 में कन्विक्शन को ओवरटर्न किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो वी आर डन विद चैप्टर 18। अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ चार्ज प्रोसीडिंग के कुछ वो कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मेट, ठीक है। हमें आप अगर आपके पास बैरेक्ट है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बैरेक्ट ओपन कर लीजिए, फॉर्म नंबर 33 खोल लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपको देखिए मतलब उससे बहुत बड़ा आपको फॉर्म मिलेगा, हमें उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए कैसे करते हैं चार्ज को फ्रेम, ठीक है। हाँ, सो दिस इज द प्रोसीजर दैट वी गोना फॉलो वाइल फ्रेमिंग अ चार्ज एंड दिस रिलेट्स टू चार्ज विद 2 और मोर हेड्स। जो पहला पार्ट है रिलेट टू 1 हेड एंड द सेकेंड पार्ट रिलेट्स टू 2 और मोर हेड्स, ठीक है। देखिए जब आप 2 और मोर हेड्स में जाते हैं तो ऐसे जाता है, पहले आता है फर्स्टली, फिर आता है सेकेंडली, अगर उससे भी आप चाहे तो थर्डली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें डाउटफुल चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि आप अगर डाउट में है तब भी उसके चार्जेस लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं, 3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। द नेबर ऑफ मिस्टर रमेश वॉज अ वुमेन हु यूज्ड टू स्टे अलोन। She wanted to cause trouble for Mr. Ramesh so that he abandon his house। यहाँ पे क्या इंटेंशन है उस वुमेन का कि वो रमेश को परेशान करे और रमेश अपना घर छोड़ के भाग जाए। On one night she wore a white साड़ी and let एक सेकेंड, आद्या in a steel plate, just give me a second, हाँ, एंड यहाँ पे आपका होगा lit a diya in a steel plate with sindoor and stood outside Mr. Ramesh's house at midnight. She hurled curses at Mr. Ramesh that due to this ceremony she is performing, he is cursed, and he will be stringently punished by God. Frame a charge against Miss Divya, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे वुमेन है, her name is Divya, ठीक है। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, मिस्टर रमेश जो है वो अपने घर में रहते हैं, इससे दिव्या जी को बड़ी प्रॉब्लम है और दिव्या जी चाहती हैं कि रमेश अपने घर को छोड़ के भाग जाए ताकि वो उनके घर पे कब्जा कर सके। दिस इज द इंटेंशन ऑफ मिस दिव्या। ये करवाने के लिए वो क्या करती हैं, वो रात के 12 बजे एकदम डरावनी सी बन के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें रख के जिससे लगे कि ये जादू टोटला करती है, ठीक है, और वो करवा के उसको डरा के भगाने का प्रयास करती है मिस दिव्या, ठीक है। वो साथ ही साथ उसके अगेंस्ट में कर्सेस भी लगाती हैं कि जो मैं बातें बोल रही हूँ उसकी वजह से तुम श्रापित हो जाओगे रमेश और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसके हम चार्ज को फ्रेम करते हैं। आई वुड सजेस्ट यू अगेन कि प्लीज फॉर्म नंबर 33 खोल लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इट वुड गो लाइक आई, सबसे पहले आएगा आई, फिर मैजिस्ट्रेट का नाम दैट इज XYZ, उसके बाद उस मैजिस्ट्रेट की क्या पोजीशन है, दैट इज सपोज इट इज JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फिर आएगा किस जगह पर वो मैजिस्ट्रेट जो है वो रहता है, मतलब कहाँ पे वो मतलब अपनी जुडिशियल ड्यूटीज को इम्पार्ट कर रहा है। तो लेट टेक एन एग्जांपल एज साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली। हियर बाय चार्ज यू मिस दिव्या एज फॉलोज, ठीक है। बेसिकली दिव्या जी ने सेक्शन 354 ऑफ BNS के अंदर ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मेंशन करना है, अब देखिए अगर आपको याद हो हम लोग अभी सेक्शन 234 में एंटर करेंगे और हम लोग सेक्शन देखिए जो 234 और 235 का जो कंटेंट है वो अब हमें डालना है। याद करिए क्या क्या आपको डालना पड़ेगा, आपको लॉ का नाम डालना पड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट आपको टाइम डालना पड़ेगा। अगर आपको प्लेस पता है तो आप प्लेस भी डालेंगे। अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो प्रॉपर्टी का आपको एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। फॉलोज दैट यू ऑन,
सपोज इट्स आज की डेट क्या है, पहले की ले लेते हैं 8 मार्च, आई गेस आज 7 मार्च है, वेट हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल नहीं कर सकते, लेट्स टेक इट एज 5 मार्च 2025, committed an act of inducing Mr. Ramesh, son of Mr. Suresh, to believe that he will be an object of डिवाइन डिस्प्लेजर। ठीक है, अब हमने देखिए बेसिकली यहां पर जो आपने सेक्शन 234 में पढ़ा था ना कि आपको लॉ का जो हेड नोट है, जो पनिशेबल सेक्शन है, जो उसका हेड नोट है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और अगर हेड नोट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में आप खाली उसका कुछ पार्ट मेंशन कर सकते हो। तो यहां पे हमने पूरा हेड नोट मेंशन किया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 ऑफ, आप पूरा लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट फॉर्मेट्स यूज नहीं करोगे वाइल फ्रेमिंग अ चार्ज, ये ध्यान रखना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 354 BNS 2023 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट that you be tried by this court on the said charge। ठीक है, अब नीचे आपका सिग्नेचर जाएगा। इट वुड बी फन, आप एक बार ट्राई करिए इसको करने का, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपना नाम लिखोगे, मैजिस्ट्रेट मतलब जो भी आपका नाम हो। होप सो आप लोग जल्दी बने, और जो चार्ज फ्रेमिंग अभी आप खाली एग्जाम के लिए कर रहे हो, आप उसको रियल में भी करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑफेंसेस बढ़ जाए और आपको चार्ज फ्रेमिंग करने का ज़्यादा मौका मिले, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी आप लोग जज बने। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो मैजिस्ट्रेट है उनके सिग्नेचर जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हम चार्ज को फ्रेम करते हैं। इसके लिए आप लोग फॉर्म नंबर 33 को रेफर कर सकते हो, लेकिन इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि फिर आपको फॉर्म को रेफर करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, अब आइए एक धोखाधड़ी का केस करते हैं। On 26th March 2010, there was a wedding function where Miss Jaya was invited. She was earlier close friends with the groom, and groom मतलब आपके ये आपका जो लड़कों वाला साइड होता है, ठीक है, जो लड़का होता है शादी में, उसकी बात हो रही है। And upon seeing him with his would-be bride, उसकी बीवी जो होने वाली है, about to be, she got furious and approached the groom and threatened him that she will file a false case of rape against him if it does not abandon his bride and marry her on the spot. Hearing this, the bride went to the terrace and jumped to her death. Frame a charge. ठीक है, यहां पर केस ये हुआ है कि जया जी अपने दोस्त की शादी में थोड़ी सी नाखुश थी, थोड़ी सी नहीं शायद काफी ज्यादा नाखुश थी, और वो उसको धमकी देने लग गई कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में फेक रेप चार्जेस लगा दूंगी अगर तुमने ऑन द स्पॉट मेरे से शादी नहीं की। ये देख के जो अबाउट टू बी ब्राइड थी, ठीक है, वो हो गई काफी मतलब शॉक कि आखिर ये क्या हो गया, और उस शॉक की वजह से शी वेंट टू द रूफ एंड शी जम्प्ड टू हर डेथ। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हमें इसके लिए एक चार्ज को फ्रेम करना है। अगेन मैं आपको सजेशन ये दूंगा, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, एंड पॉज करने के बाद आप लोग खुद चार्ज को फ्रेम करिए, फिर मेरे से मतलब देखिए कि मतलब मैंने कैसे किया है। ठीक है, अगेन विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, दैट इज आई, अपना नाम, यहां पे आप अपना नेम डालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपकी क्या पोजीशन है, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, हियर बाय चार्ज मिस जया एज फॉलोज। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे वही चीजें, दैट, वही सेम प्रोसीजर, दैट यू ऑन, डेट जाएगा आपका किस दिन उसने ये ऑफेंस कमिट किया है, दैट इज 26 मार्च 2010।
उसके बाद मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, कमिटेड एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, इट इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 351 भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से, एंड आई हियर बाय डायरेक्ट दैट यू बी ट्राइड बाय दिस कोर्ट ऑन द सेड चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आइए एक से ज्यादा हेड वाले चार्जेस को हम करते हैं फ्रेम। ए brought a ladder and broke the window of a college in order to enter inside at night on 22nd October 2023. After entering, A broke the door of the classroom and stole the computer. On seeing this, one of the staff ran towards A to stop him. A broke the tooth of the staff member and when the that is guard. भगवान तो रोक ही लेते, गार्ड नहीं रोक पाया. And when the guard tried to stop him, he murdered the guard with a knife he brought along and ran away from the college. Frame a charge. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दे सके, अगर आप सिचुएशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कई प्रकार के ऑफेंस कमिट किए हैं एक्यूज ने, तो अब हम लोग को उस प्रकार से चार्जेस को फ्रेम करना है, ठीक है। अगेन आप वही प्रोसीजर फॉलो करोगे, आई मैजिस्ट्रेट का नाम XYZ, उसके बाद अब देखिए, अब ध्यान से एक चीज को समझिएगा, अब यहाँ पर ना मर्डर का ऑफेंस आ गया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अगर मर्डर का ऑफेंस आ गया, इसका मतलब कॉग्निजेंस उसका ट्रायल करने की पावर किसके पास है, सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, ठीक है। तो ये चीज फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देना जरूरी है पता लगाने के लिए कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल करने के लिए कौन कंपीटेंट है, इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर IXYZ, फिर आप यहाँ पे मान लो लिख लो सेशन जज साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, ठीक है। हियर बाय चार्ज ए एज फॉलोज, ठीक है। फिर उसके बाद वही सारी इंफॉर्मेशन दैट यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे एट नाइट कमिटेड एन एक्ट ऑफ मर्डर विथ नाइफ। अब यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा किस चीज से उसने मर्डर कॉज किया है, एंड कॉज द डेथ ऑफ एक्स एंड देयर बाय कमिटेड एन एक्ट पनिशेबल अंडर सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ये मैंने आपको डिक्टेशन दे दिया, इसको आप धीरे धीरे करके सुन लेना। फिर उसके बाद ये आपका फर्स्टली जाएगा, फर्स्टली में सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर आप लिखोगे सेकेंडली, ठीक है। सेकेंडली का मैं आपको डिक्टेशन दे दे रहा हूं, दैट यू ऑन और अबाउट द 26th day of October 2023 कमिटेड ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। अब यहां पर जब हमने फैक्ट्स पढ़े थे तो हमने समझा था कि उसने किसी को मार के उसका दांत भी तोड़ दिया था, तो यहाँ ग्रीवियस हर्ट का ऑफेंस कमिट हुआ है बाय डिसलोकेटिंग द टूथ ऑफ मिस्टर वाई, जो भी इंसान का टूटा उसको हमने वाई यहाँ पे रेफर किया है, पनिशेबल अंडर सेक्शन 116 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे हमने 103 को लिखा था, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। फिर उसने एक ऑफेंस और किया, थर्डली दैट यू, ठीक है, 3 ऑफेंस से कमिट किया ना, वो घर में घुसा भी था, कॉलेज में घुसा भी था, दैट यू ऑन 26 day of October 2023 कमिटेड थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप डालोगे एंड दिस इज हाउ यू फ्रेम अ चार्ज, इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने 26 बोल दिया, 22/10/2023, ठीक है। डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसी डेट को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वी आर डन विद चार्ज फ्रेमिंग, चार्ज प्रोसीडिंग हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, सारे एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया अलॉन्ग विद द केस लॉस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉग्निजेंस पे। अब कॉग्निजेंस पे हम आगे बढ़े, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं जो हिंदू लॉ के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, पैरेलली उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।